अरे जल्दी जल्दी करो, कितना समय लगा रहे हो? आज के आज 5000 मैगी तैयार करके क्लाइंट को भेजने हैं। सभी वर्कर्स जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत तो बिरजू करता था। वो लगातार मैगी के पैकेट की पैकिंग करने में लगा हुआ था। इन सब में वो खाना खाना भी भूल जाता है। मैगी की फैक्ट्री से एक दिन में सेठ ध्यानचंद लाखों रुपए दिन के कमा लेता था, लेकिन फिर भी उसका दिल इतना बड़ा नहीं था कि अपने कर्मचारियों की पगार बढ़ा दे। एक रोज, मालिक थोड़े पैसे दे दीजिए ना, घर में राशन पानी खत्म हो गया है। पैसे तो आज नहीं मिलेंगे। लेकिन मालिक अगर मैं कुछ भी खाने को लेकर नहीं गया तो मेरा परिवार भूखा रह जाएगा, घर में अन्न का दाना भी नहीं है। ओफो, ये गरीब भी ना बस यही रोना रोते रहते। खैर ये ले 2 पैकेट मैगी के रख, आज यही खा लेना तुम लोग। चल अब जा यहाँ से। बिरजू उदास होकर घर लौट आता है। बाबा आप आ गए, आप हमारे लिए मैगी लाए हैं? वाह, फिर तो मजा ही आ जाएगा। अच्छे से जानती हूँ मैं, इसको तो बस मैगी खिला दो और इसके साथ साथ अपनी 16 साल की बेटी निधि को भी, वो भी बच्ची बन जाती है, इसे भी मैगी खानी होती है। क्या माँ? बाबा देखो ना माँ मुझे क्या बोल रही है। रहने दो सुनीता, क्यों उसको कुछ बोलती हो? बेचारी जब तक इस घर में है इसे किसी भी चीज के लिए मत रोका टोका करो। अपने ससुराल चली जाएगी, फिर पता नहीं जाने कैसे रहे। ये कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई। फिर सुनीता अपनी दोनों बेटियों को मैगी बनाकर खिलाती है। अगले दिन सेठ उसे कुछ पैसे देता है जिससे वो थोड़ा राशन लाता है। बिरजू और उसका परिवार भले ही गरीब था, लेकिन फिर भी उसका परिवार खुश था। एक रोज बिरजू फैक्ट्री में अपने सेठ को किसी से बात करते हुए सुन लेता है। अरे किसी को नहीं पता चलेगा कि हम प्लास्टिक वाली मैगी बनाकर बेचते हैं। इस मशीन से तो हमें बहुत कमाई हो रही है। मुझे नहीं पता था कि आप लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं अभी पुलिस को जाकर सारी बात बता दूंगा। बिरजू तू, अच्छा सुन मेरी बात। अरे ऐसा कुछ नहीं है, और फिर तू तो मेरा सबसे अच्छा काबिल कर्मचारी है। मैं ना तेरी तनख्वाह दुगनी कर दूंगा, लेकिन तू किसी से इस बारे में मत कहना। सेठ जी, मैं आपकी तरह पैसों के लिए इतना गिर नहीं गया। जा रहा हूँ मैं पुलिस के पास। चल निकल यहाँ से। तू मुझे धमकी देगा? अगर तूने ये गलती की ना तो तेरे साथ साथ तेरे पूरे परिवार को मौत की नींद सुला दूंगा, समझा? चल निकल अब मेरी फैक्ट्री से, और आज के बाद इसके आसपास भी नजर मत आइयो। सेठ ने बिरजू को काम से निकाल दिया। बिरजू उदास होकर घर की ओर आने लगा तो रास्ते में एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब उसके परिवार में मातम छा गया। माँ, दीदी, बाबा को उठाओ ना, वो ऐसे क्यों सो रहे? उनको बोलो ना मुझसे बात करे। बाबा हमें छोड़कर चले गए रिया, अब वो कभी नहीं उठेंगे। आप हमें अकेला छोड़कर क्यों चले गए जी? अब मेरा और मेरी बच्चियों का क्या होगा? ऐसे कुछ दिन बीत गए और एक रोज उनका मकान मालिक वहाँ आया। देख सुनीता, मेरा किराया जल्दी से चुका दे, नहीं तो इस घर से अपनी दोनों बेटियों को लेकर निकल यहाँ से। मालिक, आप तो जानते ही उनके जाने के बाद घर की हालत कितनी बदतर हो गई है, और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं किराया चुका पाऊँ। अगर किराया नहीं दे सकती तो इस निधि को एक रात के लिए मेरे पास भेज दे, फिर मैं तेरा सारा किराया माफ कर दूंगा। ये सुनते ही सुनीता उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। तुझ जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, जो अपनी पोती की उम्र की लड़की के लिए ऐसी घटिया सोच रखता है। छी, तू हमें क्या निकालेगा? हम खुद ही इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। सुनीता अपनी दोनों बेटियों के साथ वहाँ से चली जाती है और यहाँ वहाँ भटकने लगती है। सारा दिन वो यहाँ से वहाँ भटकती है, जिससे सुनीता की तबीयत भी थोड़ी खराब हो जाती है। कुछ देर बाद वो सड़क किनारे बनी सीमेंट की पाइपलाइन में बैठ जाती है। फिर रिया अपनी माँ से, माँ बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ तुम यहीं रुको, मैं अभी कुछ खाने को मांग कर लाती हूँ। नहीं माँ, आप रहने दो, मैं ही जाकर लेकर आती हूँ, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। निधि थोड़ी दूर पर लगे बर्गर के ठेले के पास जाती है। अंकल, थोड़ा बर्गर खाने को दे दो ना, मेरी माँ और बहन भूखी हैं। लाओ पैसे दो, एक बर्गर 15 रुपए का है। पैसे तो हमारे पास नहीं है, ऊपर वाले ने हमसे हमारे पापा, घर, रोटी सब छीन लिया है, हम कल से भूखे हैं। उस बर्गर वाले को उस पर दया आ जाती है और वो एक बर्गर उसे देते हुए कहता है, ज्यादा तो नहीं दे पाऊंगा, मैं खुद गरीब हूँ, लेकिन ये एक रख लो। शुक्रिया अंकल। निधि वो बर्गर ले आती है जिसे वो तीनों थोड़ा थोड़ा खाती हैं। मुझे ये बर्गर अच्छा नहीं लगा, इससे अच्छा तो निधि दीदी आप वो प्याज वाली मैगी बना लेती। अगर आप अपनी वो मैगी बनाकर बेचो ना तो इस बर्गर से तो अच्छे पैसे कमा पाओगी। ख्याल तो अच्छा है रिया, लेकिन इस काम को शुरू करने के लिए पैसे भी चाहिए ना। मेरी ये पायल कब काम आएगी बेटी? रिया बिल्कुल ठीक कहती है, बर्तन तो हमारे पास है ही, तू चाहे तो इनसे शुरुआत कर सकती है। निधि को थोड़ा हौसला मिलता है और अगले दिन से ही वो सड़क किनारे एक स्टूल पर मैगी बनाकर बेचने लगती है। आइए आइए, स्वादिष्ट मैगी खाइए, आइए आइए, सिर्फ 30 रुपए में, आइए आइए।
थोड़ी देर में बाजार में घूम रहे कॉलेज के लड़के लड़कियों का ग्रुप वहाँ आता है। वाह, मेरी फेवरेट मैगी, चलो ना आज चलकर वहीं खाते हैं। कितने की है मैगी? जी सिर्फ 30 रुपए प्लेट। ठीक है, तो जल्दी से लगा दो। अब उसकी बनाई हुई प्याज वाली मैगी ग्राहकों को भी बड़ी पसंद आती है। उसके पास और भी ग्राहक आने लगते हैं। मुझे तो ये प्याज के तड़के वाली मैगी बड़ी पसंद आई, अब तो मैं ये मैगी खाने रोज आऊंगी। जी शुक्रिया। इस तरह अब उसके पास और भी कई लोग आने लगे। अब इस छोटे से स्टूल पर मैगी बेचना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जैसे जैसे काम बढ़ता जा रहा है, हमें उस हिसाब से अपने काम के लिए जगह बढ़ानी होगी। मेरे पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए, अब मैं उसी से स्टॉल खोलकर उस पर मैगी बनाकर बेचूंगी। निधि ने खुद की मैगी के स्टॉल खोल लिया, जिससे अब लोग और ज्यादा मात्रा में उसके पास मैगी खरीदने आते हैं। 1 साल में ही उसने इतनी तरक्की कर ली कि किराए के घर से खुद का घर खरीद लिया। निधि के साथ साथ उसकी माँ और बहन भी उसके काम में हाथ बटाती और अब वो लोग खूब पैसे कमाने लगते हैं। साधना के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। वो अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। साधना की चाची बहुत लालची स्वभाव की थी। वो साधना को एक आंख पसंद नहीं करती थी। एक दिन साधना अपनी चाची के साथ बाजार से निकल रही थी, तभी वहां के बदमाश जग्गा ने उनका रास्ता रोक लिया और साधना पर बुरी नजर डालने लगा। ओए होए, क्या अदा है? जरा हम पर भी मेहरबान हो जाओ साधना रानी। चाची, ये जग्गा मुझे फिर से परेशान कर रहा है। जग्गा दादा, बच्ची है, थोड़ा प्यार से बात किया करो। घर आओ, चाय पानी पियो, फिर आराम से बात करेंगे। अभी हम चलते हैं। चाची, आप उस गुंडे से इतने प्यार से बात क्यों कर रही थी? प्यार से बात ना करती तो क्या लड़ाई करती? अरे वो शहर का गुंडा है, उससे पंगा लेने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना। और तू भी ध्यान से सुन ले, घर जाकर ये बात अपने चाचा को बिल्कुल भी मत बताना। अरे भाई, गुंडों से बना कर रखनी पड़ती है, शहर में अपना रौब रहता है। साधना की चाची के मन में न जाने क्या चल रहा था। वो जग्गा दादा से बिल्कुल भी पंगा नहीं लेती थी, बल्कि उसे और बढ़ावा देती थी। साधना के चाचा को कुछ दिनों के लिए काम से बाहर जाना पड़ा। मौका देखकर साधना की चाची ने जग्गा को घर आने का न्योता दे दिया। अरे आओ जग्गा दादा, आओ, देखो आज साधना ने अपने हाथों से पूरी पकवान बनाए हैं। चाची ने इस गुंडे को घर बुला लिया। अगर चाचा घर पर होते तो वो कभी भी इस गुंडे को घर में ना घुसने देते। अरे भाई, जिसने बनाया है उसे बुला तो लो, हैं? अपने हाथों से ही मुझे खिला देगी। जग्गा दादा, मजाक करने में भी आप नंबर 1 हो। मैं साधना को अभी बुलाती हूँ। साधना की चाची जबरदस्ती साधना को जग्गा के सामने खड़ा करती है और साधना मन मार कर जग्गा को खाना परोसती है। जग्गा खाना खाकर चला जाता है। साधना अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। साधना के चाचा को गए 2 दिन बीत गए थे। एक दिन साधना देखती है उसकी चाची ने जग्गा को घर पर बुलाया है और वो जग्गा से कुछ बात कर रही है। जग्गा दादा, चिंता मत करो, साधना के चाचा भी 2 दिन बाद आएंगे। तुम कल ही साधना को उठाकर ले जाओ और याद रहे, ये नोटों की गड्डी देना मत भूलना। उसके बाद तुम साधना का जो मर्जी करो, उसे प्यार करो या उसे बेचो, मुझे तो बस पूरे पैसे चाहिए। ठीक है, मैं कल अपने आदमियों के साथ आऊंगा और इसको पकड़कर यहाँ से दूर ले जाऊंगा। साधना अपनी चाची और जग्गा दादा की बातों को सुनकर घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। साधना के पास थोड़े बहुत पैसे थे जिनसे वो टिकट लेकर एक बस में बैठ जाती है। वो बस शिमला की थी। साधना शिमला पहुंच जाती है। साधना के पास पैसे खत्म हो गए थे। वो इधर उधर भटक रही थी। शिमला जैसे हिल स्टेशन पर साधना बिल्कुल अकेली थी। साधना एक पहाड़ी के रास्ते सड़क पर चल रही थी। अचानक उसकी नजर एक मोमोज की दुकान पर पड़ती है। साधना वहां पहुंचती है और बेहोश हो जाती है। अरे, ये लड़की कौन है? ये तो बेहोश हो गई। इसे दुकान के अंदर लिटा देते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति और उसकी पत्नी साधना को दुकान के अंदर ही लिटा देते हैं। कुछ देर बाद साधना को होश आता है और वो अपने बारे में रोते हुए उस बुजुर्ग व्यक्ति और उसकी पत्नी को बताती है। वो बुजुर्ग व्यक्ति शिमला में मोमोज की दुकान चलाता था और अपनी पत्नी के साथ मोमोज बनाकर बेचता था। साधना अपने बारे में बताते हुए रो पड़ती है। रो मत बेटा, जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। तुम्हें अब वापस अपने घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हमारे साथ ही रहो, हम तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने मेरी इतनी मदद की। एक मेरी चाची
जिन्होंने मुझे उस बदमाश के हाथों बेचना चाहा। बाबा, मैं कैसे अपना दुख भूलूंगी? बेटी, वक्त सारे जख्म भर देता है। हमारा भी बेटा बहू के साथ हमें छोड़कर चला गया। हम दोनों बूढ़े पत्नी पत्नी भी हिम्मत हार चुके थे। शिमला जैसे हिल स्टेशन पर हम बिल्कुल अकेले थे। फिर हम दोनों ने ये मोमोज बनाकर बेचने का काम शुरू किया। फिर धीरे धीरे हिम्मत आ गई और हमने एक दूसरे के सहारे जीना सीख लिया। बाबा, मैं भी आपकी मोमोज बनाने के काम में मदद करूंगी। आप मुझे मोमोज बनाना सिखाएंगे ना? हाँ बेटी, मैं तुम्हें मोमोज बनाने जरूर सिखाऊंगा। साधना उन बुजुर्ग पति पत्नी से मोमोज बनाना सीख गई थी। अब वो भी उन्हीं की तरह अच्छे मोमोज बना लेती थी और वो उनकी सहायता भी करती थी। धीरे धीरे वक्त बीतता है। साधना को उन पति पत्नी के पास रहते हुए 1 साल बीत जाता है। साधना ने मोमोज की दुकान पूरी तरह से संभाल ली थी। अब तो उन बुजुर्ग पति पत्नी को भी दुकान की कोई चिंता नहीं रहती थी। साधना ने अपना पिछला सारा दुख भुलाकर अब अपने नए जीवन पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। एक दिन साधना मोमोज की दुकान पर ग्राहकों को मोमोज की प्लेट बनाकर दे रही थी। अचानक उसने अखबार में एक इश्तेहार देखा जिसमें उसके चाचा ने साधना की फोटो लगा रखी थी और लिखा था कि साधना, तुम जहां कहीं भी हो मेरे पास वापस लौट आओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बाबा, मेरे चाचा की तबीयत बहुत खराब है, वो मुझे बहुत याद कर रहे हैं। मैं अपने चाचा से मिलना चाहती हूँ। बेटी, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम चाहो तो अपने चाचा से मिलकर वापस आ सकती हो। साधना अपने घर वापस लौटती है, पर घर के बाहर भीड़ लगी हुई देख साधना को पता चलता है कि उसके चाचा अब इस दुनिया में नहीं है। साधना की चाची साधना से लिपटकर बहुत रोती है और उससे अपने किए की माफी मांगती है। साधना, मुझे माफ कर दे। आज तेरे चाचा मेरे कारण इस दुनिया से गए हैं। तेरे चाचा को पता चल गया था कि मैं तुझे जग्गा दादा के हाथों बेचना चाहती थी। तेरे चाचा ने जग्गा को पुलिस के हवाले कर दिया, पर वो तेरी याद में दिन पर दिन बीमार होते चले गए। आज तेरे चाचा मेरे कारण इस दुनिया को छोड़कर गए हैं। मैं ही लालची थी जो पाप करने चली थी। अपने चाचा के गुजर जाने के बाद साधना अपनी चाची को अपने साथ शिमला ले जाती है और फिर से मोमोज बेचने का काम शुरू कर देती है। साधना की चाची उसे ये सब करते देख अपने किए बुरे कर्मों पर रो पड़ती है।